अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल हमारी टेक्निकल एस्पेक्ट से डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स। आज हम कुछ इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती है ना कि हम किस तरीके से 165 फाइल करते हैं, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं जो जो कि है ना आपको बताते हैं कि इसमें क्या डाटा कैसे इनपुट करता है, डाटा की फीडिंग कैसे होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात है कि देखिए इसके अंदर दो वही जो हमारा जो टैक्स रिजीम है, ऐसी आपके पास विंडो ओपन होती है जब आप 165 की स्टेटमेंट फाइल करने लगते हैं। वो सारे टैब्स देखे मैंने अभी भरे फिल आउट किए हुए हैं। इसमें टैक्स रिजीम देखे दो कॉलम्स ही हमारे पास आ रहे हैं। टैक्स रिजीम के दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं कि एडजस्टेबल टैक्स है। अभी एडजस्टेबल टैक्स में देखिए ये सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं इस हिसाब से। जब भी आप विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शंस कर रहे हो तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी, किस रेट के अंदर, किस सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं। यहाँ पे जितने रेट्स डिफाइन है ना, हमेशा याद रखिए जितने भी रेट डेफिनेशंस है ना वो आपको फर्स्ट स्केड्यूल में मिलेंगे। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर अगर आपको कभी एग्जेम्पशंस ढूंढनी है तो वो आपको हमेशा मिलेंगे सेकंड शेड्यूल के अंदर, या सेक्शन 40 या 41 से लेके आई थिंक सो 55 या 58 तक है। ठीक है, इसके अलावा एग्जेम्पशंस और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, जो सेकंड शेड्यूल है उसमें पहला जो पार्ट है वो इनकम की एग्जाम्पशन के ऊपर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनकम की एग्जाम्पशन के ऊपर है सबसे पहला। उसके बाद आता है रिडक्शन रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, यानी कि टैक्स के रेट अगर 5.5% है तो 1% हो जाता है, या 0.25% हो जाता है। सेकेंड होता है रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। और चौथा जो पार्ट है ना उसमें बताया जाता है कि आपको किस किस सेक्शन में कहाँ के एग्जाम्पशन मिलती है। मे बी पॉसिबल जो सेकंड पार्ट टू है वो रिडक्शन इन टैक्स रेट है, और पार्ट थ्री जो है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी है। आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ देखिए, यहाँ पे सारी चीजें इसने मेंशन की। देखिए 149 149 149 सरचार्ज ऑन हायर इनकम टैक्स। ये आपको 4 भी नया नया सेक्शन आया था जिसमें आपको बताया था कि फाइनेंस एक्ट में भी चेंज आया था कि 9% पे उन्होंने कर दी थी, पहले 10% पे था, जिसकी 10 मिलियन से ऊपर की इनकम है। ऐसा ही है दोस्तों। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर उसने बात की है कि कौन कौन सी एग्जाम्पशंस मिलती है। प्रॉफिट ऑन डेट में देखिए तीन तीन चार किस्म की बताइए। तो ये सारे वो रेट्स हैं कि आपको अगर आप सेक्शन पढ़ लेंगे ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज के ऊपर कि कौन सा टैक्स, कौन सा जो विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स है वो टैक्सेबल एडजस्टेबल में जाएगा, और कौन सा, यानी कि दूसरा है फाइनल, फिक्स, मिनिमम, एवरेज, रेलेवेंट और रिड्यूस है। तो वो आपको सारी चीजें इसकी पता लग जाएंगी आपको इसके अंदर। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर भी बात करते हैं जो सब पार्ट टू है। फिर देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे ड्रिल डाउन करते जाएंगे तो सारे सेक्शंस के ऊपर आपको बात की जाएगी। ये देख रहे हैं आप, रिसिप्ट ऑफ आ रही है आपके पास। यहाँ पे देखें रिसिप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है अंडर सेक्शन 131C। अब इसमें से ना मैं आपको कुछ सेक्शन ऐसे बताऊंगा, ऐसे बताना चाहूंगा कि रिसिप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा मिनिमम टैक्स में फॉल करता है। तो यहाँ यहाँ क्यों इसको एडजस्टेबल में क्लासिफाई किया जा रहा है? ये रीजंस ऐसे हैं जो आपको खुद जब तक आप सेक्शन नहीं पढ़ेंगे ना आप लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। मैं वही बात कर रहा हूँ, हम हर एक सेक्शन के बारे में भी इंशाल्लाह कवरेज करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ इस चीज के ऊपर कि आपको बुक रीडिंग करना जरूरी है, जरूरी है। यहाँ पे जितने देखे, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पे तो हमेशा एडजस्टेबल मिनिमम होता है, तो यहाँ क्यों डाला हुआ इन्होंने? फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस आ रही है, देखें यहाँ पे सारे जिसके आपने विदहोल्डिंग ऑफ टैक्सेस किए होते हैं, देखिए सारी चीजें जो आप नीचे ड्रिल डाउन करते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि यार ये सारे जो एडजस्टेबल में वाकई इसमें एडजस्टेबल में डालने भी चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। अब जैसे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, ये मैंने जैसे लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ अदर अदर स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A। 154A तो भाई उसके ऊपर आता है, क्या नाम है, मिनिमम टैक्स पर आता है, तो ये क्यों यहाँ पर आया? ये आपको उसी वक्त पता लगेगा कि आप किसी भी सिनेरियो को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज एडजस्टेबल में चाहिए या मिनिमम में चाहिए, जाना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें मेंशन हुई भी होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज मेंशन नहीं होती, सब चीजें मेंशन हुई भी होती हैं। ठीक है, एक ये चीज आ गई इसके ऊपर। अब अगर आप इसके बाद आते हैं फाइनल के ऊपर, मिनिमम फाइनल, तो यहाँ पे भी देखिए सारी चीजें जो है मेंशन की हुई है उन्होंने कि यहाँ देखिए कि किस किस सेक्शन में आपको कौन कौन से
किस तरीके से आपको टैक्स रिजीम आइडेंटिफाई करना है। ये बनाने का मकसद क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ये चीज आप फिल आउट कर लेंगे, मुझे पता है इसमें कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सेक्शन पढ़ के कि क्या हमारा विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स जो है वो एडजस्टेबल में आना चाहिए, फाइनल में आना चाहिए। हम अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से एक टैक्स पे, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं फॉल करता हूँ 153 1B के अंदर, ठीक है, यानी कि 1B के अंदर आता है सर्विसेज। अब अगर मैं किसी का एडजस्टेबल में डाल दूं, तो उसके पास रिफ्लेक्शन किस चीज की आएगी, उसके पास रिफ्लेक्शन एडजस्टेबल की आएगी, क्योंकि जब मैं अपनी पेमेंट कर रहा हूँ उसको, मतलब पेमेंट से विदहोल्डिंग काट के दे रहा हूँ, जब मैं सीपीआर जमा करवा रहा हूँ, अगर मैंने उसको एडजस्टेबल में डाल दिया तो ये टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। ये टेक्निकली जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि भाई 153 1B जो है वो तो मिनिमम टैक्स पे है। तो जब मिनिमम टैक्स में, तो आपने एडजस्टेबल में कैसे डाल दिया? तो डिपार्टमेंट आपसे और वो जो सामने विदहोल्डी है उससे पूछ सकता है कि यार आपने रिटर्न फाइल करते हुए आपने इस चीज को, अपने इस एसेट को एडजस्टेबल में क्यों डाला है। तो यहाँ पे मसला आ सकता है कि यार ये देखिए गलत क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। तो मैं आप सबसे यही बात करना चाहूंगा कि जब तक आप सेक्शन की रीडिंग नहीं करेंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसी इसी टैक्स रिजीम से ही आपको ये चीज आइडेंटिफाई होती है कि आपकी इनकम की क्लासिफिकेशन क्या है। आपकी जो इनकम है, क्या वो मिनिमम में जाती है, क्या वो फाइनल में है, क्या वो एडजस्टेबल में है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है कि भाई मिनिमम टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या आता है। मिनिमम टैक्स कहते हैं किससे हैं? 130, हमारे पास मिनिमम टैक्स जो आता है वो 113 में भी आते हैं, 153 में भी आते हैं। तो हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा? 148 कभी का ट्रेडर्स का जो आता है, जो कमर्शियल इंपोर्टर्स का आता है, वो भी मिनिमम टैक्स में आता है। तो ये कौन से ऐसी, ये क्लासिफिकेशन है कैसी? तो आपको जब तक अपना टैक्स रिजीम आइडेंटिफाई नहीं होगा, टैक्स रिजीम आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो इनकम है और उसी से रिलेटेड आपकी विदहोल्डिंग्स हुई हैं वो एडजस्टेबल में है, मिनिमम में है, फाइनल में है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट आता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम टैक्स का कानून कानून कान, जो लॉ है, आपको सबको पता ही है कि भाई आपको जो प्रोसीड्स होती हैं उस पे आपको डिडक्शंस होती है, जैसे 148 के अंदर होती है, 154 के एक्सपोर्ट्स के अंदर होती है, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा इस चीज के ऊपर। तो लॉ को पढ़ना जो है ना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं, ये देखें, ये कोड्स दिए हुए हैं। ये इन कोड्स को देने का मकसद ये आता है कि जब आप अगर फाइल अपलोड करते हैं किसी भी चीज पे, जब आप फाइल अपलोड करते हैं, तो आपको उस रेट से रिलेटेड आपको कोड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्योंकि जो जब आप फाइल अपलोड करते हैं, तो वो सेक्शन के रेट को आइडेंटिफाई नहीं करता, रेट को ऑटोमेटिकली पिक नहीं करता। वो इस कोड का रेफरेंस उठाता है कि आपने इस कोड में कैसे किस रेट को सेलेक्ट किया है। तो ये भी एक बहुत एलिमेंट, बहुत मिनोरिटी से एलिमेंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जब आप फाइल अपलोड करते हैं, तो आपके पास एक चीज आती है, आपके पास एक चीज आती है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम जब अपना कस्टमर मास्टर जब बनाते हैं, कोई भी कंपनी में कस्टमर मास्टर बनाती है, किसी भी टैक्स पेयर का डिटेल्स रहती है, टैक्स की डिटेल्स रहती है, तो वो एनटीए नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन सीएनआईसी नंबर नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं यार सीएनजी नंबर क्या करना लेके। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपको एज अ गुड प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए दोनों चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ही एनटी नंबर जनरेट होता है। एनटीए एनटीए नंबर जो जनरेट होता है वो आपके एक बंदे की रजिस्ट्रेशन, जो उसका सीएनआईसी होता है, उसी से होता है, इंडिविजुअल के केस में। कंपनी की केस में तो जब आपको एसएसडीपी ने अलाउड अपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, तो उसी में वो एनटी नंबर भी जनरेट कर देता है साथ साथ। तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन एओपी में बाज औकात आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से, आपको सीएनएससी नंबर से उसमें अपलोड करना पड़ता है। और इंडिविजुअल, अगर अब कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर आपने एनटीए नंबर डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर को देखता है, तो ऑटोमेटिकली वो बोलेगा नहीं, इसका तो रेट जो है 5 नहीं होना चाहिए, कंपनी के केसेस 10% होना चाहिए, या 5.5 नहीं होना चाहिए, 5.5 नहीं, 11% होना चाहिए रेट। क्योंकि उसके डेटाबेस में उसका एनटीए नंबर एग्जिस्ट नहीं करता 165 के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आइडेंटिफाई करता है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है कि ये बंदा एक्टिव है कि नॉन एक्टिव।
तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको वाइल फाइलिंग द क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कंसिडर करने पड़ते हैं। और मैं आपसे वो फिर रिक्वेस्ट करूंगा यार दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इनकम टैक्स का कानून, आपकी रीडिंग, आपकी इनकम टैक्स की रीडिंग ना सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगी while giving an interpretation. While giving an interpretation on any section, you have to be very spot on the reading of the subject. क्योंकि आपकी जब रीडिंग अच्छी होगी ना, तो वो बार बार पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा एक तरह से। तो ये थी आज की ये वाला जो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न है, सबको पता है, ये कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट जो पार्ट 1 में डिस्कस है वो बहुत टेक्निकल है, उसको जरूर कंसिडर कीजिएगा और उसको सोचिएगा वाइल फाइलिंग कि भाई हम कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ हमसे एरर्स हो जाते हैं। तो अपना अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई फीडबैक है मेरे मेरे इस वीडियो के ऊपर, तो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी आपको करेक्ट कर सकूं। और अगर आपको कोई किसी और सेक्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट एंड रिजॉल्व दैट अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।